हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस 2 का टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। पहले हम देखते हैं कि ग्रीन एनर्जी होती क्या है। चैप्टर का मतलब समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ग्रीन एनर्जी मीन्स इको फ्रेंडली एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इको फ्रेंडली एनर्जी। इसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वेरियस एनर्जी रिसोर्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट। तो एनर्जी एंड एनर्जी, जैसे कि हम जानते हैं आज के ज़माने में एनर्जी जो है वो बेसिक नीड्स बन चुकी है। जैसे कि हम यहाँ तो फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये तो बेसिक नीड सही है, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी भी बेसिक नीड बन चुकी है। हमें एनर्जी चाहिए बहुत सारे वर्क करने के लिए। हमें एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स में मिलती है। एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म्स में मिलती है। हमने ये पढ़ा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। Different sources of energy are used to the different forms of energy necessary for us। मतलब कि जो एनर्जी जिसके डिसएडवांटेज से ज़्यादा हमारे पास एडवांटेज है, जिस एनर्जी का डिसएडवांटेज से ज़्यादा एडवांटेज हो, उसका हम बोलेंगे ग्रीन एनर्जी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सपोज ये कॉपर है, सॉरी ये मैग्नेट है और ये कंडक्टर। अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो कंडक्टर और इसके आजू बाजू पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और समझिए कॉपर है, फॉर एग्जांपल कॉपर और ये मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हाँ, और इसको स्टेशनरी रखो और इसको घुमाओ तो अभी इसके आसपास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो सकती है। दो वे से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो सकती है, टू वे से जनरेट करने के यही दो। तो जैसा कि हम यहाँ देखें, सच लार्ज जनरेटर आर यूज्ड इन द कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट। ये जनरेशन इलेक्ट्रिकल जनरेशन में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन में। इसको याद रखें। The electrical power generating machine based on this principle is called electric generator। तो बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें टरबाइन यूज़ किया जाता है। टरबाइन इज़ यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। और टरबाइन है ब्लेड्स, इस पर ब्लेड्स है, ये देखो ब्लेड्स हैं, और इन्हीं ब्लेड्स ये फ्लो आ रहा है वाटर का, काइनेटिक एनर्जी हो रही है। काइनेटिक एनर्जी से रोटेट हो रहा है, इससे मैग्नेट भी रोटेट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। और हम यहाँ देखें तो ये मैग्नेट है, यहाँ ये कॉइल है, इस मैग्नेट को रोटेट कर रहे हो तो इंड्यूस जनरेट हो रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। वोल्ट मीटर बताएगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। तो स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। पावर एनर्जी सोर्स ऑफ टू रन टरबाइन, मतलब हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिससे टरबाइन रन कर सके। टरबाइन रन होगा, टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है, तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरा है हमारा थर्मल पावर प्लांट पहले हमें दिया है, तो पहले इसको देखते हैं डायग्राम को। ये है बॉयलर, ये आपको बॉयलर है, इसमें पानी है, पानी में कोल को डालो तो वेपर जनरेट होता है। वेपर से यहाँ जाता है, जो धुआं रहता है वो यहाँ जाता है, यहाँ से स्टैक से बाहर निकल जाता है, जो इससे स्टीम हो जाती है, स्टीम जनरेट होता है, स्टीम से टरबाइन में जाता है, टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। जो वाटर बच जाता है कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से कूलिंग टावर से रिटर्न कूल वाटर जो रहता है कूल हो जाता है, यहाँ पे कूल वाटर जो रहता है पंप में जाता है, पंप से वापस से पंप, फिर बॉयलर, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और यहाँ पे कोल यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ये इम्पॉर्टेंट है।
उसके यहाँ पे दिया है जैसे केमिकल एनर्जी इन कोल, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट। अब इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है इसके? एयर यहाँ पे कोल बर्न होता है, कोल बर्निंग से क्या होता है? एयर पोल्यूशन कॉज्ड होता है। एयर पोल्यूशन जो गैस एमिट होती है, जो निकलती है बाहर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट होती है, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। और दूसरा क्या है, जो गैस से बर्न होता है, जो कोल बर्न होता है, गैस जो निकलती है, उससे सूट पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ कॉज करते हैं। और हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोल लिमिटेड अवेलेबल है, अनलिमिटेड नहीं हमारे पास। शायद मे बी इन फ्यूचर इस कोल एक्सटेंड हो जाए, ऑलमोस्ट एक्सटेंशन पे ही है। ये हमें ये दिया है, डू यू नो करके, यहाँ प्लेसेस है कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, कैपेसिटी कितनी है, कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का दिया फ्यूल कॉल यूज होता है एज अ फ्यूल, बॉयलर ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टीम को बॉयलर से वो स्टीम बन जाता है, बॉयलर में स्टीम टरबाइन को रन कर देता है, वो बैक टू वाटर जो बच जाता है बैक टू वाटर उसमें जाता है कोल टावर में, फिर स्टीम से टरबाइन जनरेटर कनेक्टेड होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब सेकेंड है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ये दो यूज़ किए जाते हैं, प्लूटोनियम और यूरेनियम, ये दो आइटम्स यूज़ किए जाते हैं फ्यूल की जगह। इस कहाँ पे कौन से पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है ये पता रहना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर फिशन सिस्टम ऑफ, पहले वो डायग्राम बता देते फिर अब ये आराम से हो जाएगा, समझ जाएंगे। डायग्राम समझ में आ गया तो पहला है ये आपका बॉयलर, यहाँ पे यूरेनियम और प्लूटोनियम है, यहाँ पे बॉयलर है, यहाँ पे यूरेनियम प्लूटोनियम, यहाँ पे गैस इमिट हो रही है इनकी वजह से, वो स्टीम जाता है, स्टीम जो है वो टरबाइन से टकराता है, जो टरबाइन से टकराता है उससे क्या होता है, जनरेटर टरबाइन रोटेट होना चालू कर देता है, रोटेट होने से जनरेटर भी उससे कनेक्टेड है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और जो वाटर बच जाता है वो कूलिंग टावर में जाता है, फिर वापस से सेम वही प्रोसेस, उससे कंडेंसर से पंप से पंप, फिर कोल्ड पोर्स। यहाँ पे यूरेनियम और न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वो दोनों एलिमेंट्स एटम्स के दोनों का रिएक्शन होता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स भी है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज होता है एज अ फ्यूल, ये दोनों क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये रेडियो एक्टिव मतलब जो रेडिएशन करते हैं उसको बोलते हैं, ये हार्मफुल रेडिएशन रिलीज़ करते जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसको न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं। इसको कैसे डिस्पोज करें ये न्यूक्लियर वेस्ट को, ये साइंटिस्ट लोग के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी तक का इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। एन एक्सीडेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी टोटल मीन्स, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में बाय चांस कहीं से गैस लीक हो जाए, इफ़ न्यूक्लियर पावर प्लांट में बाय चांस कहीं से गैस लीक हो जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट से रेडिएशन हो जाएगा, वहाँ पे जितने भी रेडिएशन फैल जाएगा, रेडिएशन से क्या होगा, वहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे वो लोग डेड हो सकते हैं। ये इसका प्रॉब्लम, हार्मफुल रेडिएशन से ये रिलीज़ करते हैं। अब इसको ऊपर से देखते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी
थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टीम, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिशन, रिएक्शन होता है। फिर सिस्टम ऑफ जनरेशन फ्रॉम वाटर, फिर स्टीम टरबाइन में जाता है, स्टीम जनरेटर कनेक्टेड होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे फ्यूल है प्लूटोनियम और यूरेनियम यूज किया जाता है, इसको याद रखें। यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो नेक्स्ट इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे कोल नहीं यूज़ हो रहा है, मतलब ये एयर पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहे हैं, इसका ये एडवांटेज है। एयर पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, इससे जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है कोल की वो भी यूज़ नहीं हो रही है, मतलब ये गुड सोर्स है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स भी तो हैं, इसलिए हार्मफुल रेडिएशंस फैलते हैं। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अब ये नेचुरल गैस से एनर्जी कैसे जनरेट होती है हम ये देखते हैं अब। तो इसमें गैसेस का यूज़ किया जाता है, नेचुरल गैस का। In this plant, the turbine is run by a gas at very high temperature and pressure generated। जो गैस रहता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है, उससे बहुत तेज़ प्रेशर निकलता है, जिस प्रेशर से टरबाइन रोटेट होता है। मीन्स हमें इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं चाहिए, मीडियम में देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं चाहिए उसको रोटेट करने के लिए, और ना एकदम कम चाहिए। एकदम ज़्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, एकदम कम रहेगा प्रेशर तो भी प्रॉब्लम होगा। ये कंबशन ऑफ नेचुरल गैस से होता है। ये फ्लो चार्ट है इसका जनरेशन का। कंप्रेशन ऑफ फ्यूल, प्रेशराइज्ड एयर, कंबशन चैम्बर में नेचुरल गैस होता है, गैस टरबाइन से टकराता है, टरबाइन से जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। तो जैसे कि मैंने बोला, केमिकल एनर्जी, नेचुरल गैस में केमिकल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ नेचुरल पावर जनरेशन प्लांट इज़ हायर देन दैट ऑफ द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन कोल। उससे भी हायर है। कोल कहाँ पे यूज होता है, कौन से पावर प्लांट में यूज होता है? हमने देखा कि कोल थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, शायद आपको भी याद आया होगा, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। सिंस द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, सल्फर भी कंटेन नहीं करता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि यहाँ पे नेचुरल गैस है, मतलब नेचुरल गैस तो बंद हो रही है, इससे पॉल्यूशन भी हो रहा है, लेकिन इतना नहीं, बहुत कम पॉल्यूशन हो रहा है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, कम, लेकिन पॉल्यूशन तो होता ही है, इससे भी पॉल्यूशन होता है। डायग्राम देखते हैं। फ्यूल से कंबेशन चैम्बर में क्या होता है, नेचुरल गैस का वो हीट होता है, हीट से टरबाइन में आता है, टरबाइन रोटेट होता है, एमिशन ऑफ नेचुरल गैसेस रोटेट होता है, से जनरेटर में जाता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। तो ये यहाँ पे भी दिया गया है नेचुरल गैस का कौन से स्टेट में, कौन से प्लेस पे और उसकी कितनी कैपेसिटी है। आप चाहे तो याद कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड पावर प्लांट, तो इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी जनरेशन क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड पावर प्लांट। चलो इसको रीड करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, मतलब इलेक्ट्रिक जो जनरेट होती है, जैसे फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सब प्लूटोनियम हमने देखा कि ये यूज़ किए जाते हैं। प्रीवियस जो हमने पावर प्लांट्स देखे वो सब में भी यूज़ किए जाते हैं। हमने देखा कि उनमें से कोई भी इको फ्रेंडली नहीं है, सब कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है फ्यूल से, वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज करता है, जो इससे जनरेट होती है। हमने
हमने देखा है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कोल और नेचुरल गैस बर्न होने से सर्टन गैसेस और फूड पार्टिकल्स रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, एयर पोल्यूशन करते हैं। इसको भी याद रखें, कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोऑक्साइड। अगर फ्यूल पूरा कंबशन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, मतलब हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है और इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। तो कंप्लीट कंबशन होना बहुत ज़रूरी है। इसका एडवर्सली इफेक्ट हेल्थ पे होता है, इससे अलग अलग बहुत सारी डिसीजेस भी हो सकती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में बढ़ता है फ्यूल के बर्न होने से, और फिनोमेना लाइक ग्लोबल वार्मिंग भी इससे बढ़ती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जनरेट होता है फ्यूल, कोल, डीजल, पेट्रोल ये सब के बर्न होने से। एसिड रेन, जो पोल्यूशन जनरेट होता है उससे एसिड रेन भी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं। फूड पार्टिकल जनरेट होते हैं जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से, उससे एयर पोल्यूशन होता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। तो ये फ्यूल, कोल, क्रूड ऑयल ये सब इसको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, गिन ही नहीं सकते इतने साल लगे इसको फॉर्म होने में, और हमारी अर्थ में अब लिमिटेड ही बचा ही है। ऑल्सो द रिजल्ट्स ऑफ दिस फ्यूल्स आर लिमिटेड, they are going to deplete in future. It is said that with the current speed of this use, हम जैसे अब भी यूज़ कर रहे हैं इसको, अगर हम ऐसे यूज़ करते रहें तो ये मैक्सिमम कोल जो है वो 200 ईयर तक ही चलेगा, और जो नेचुरल गैस है उसको हम जिस स्पीड से अभी यूज़ कर रहे हैं वैसे यूज़ करेंगे तो 200 से 300 ईयर लगेगा, फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके न्यूक्लियर वेस्ट और पॉसिबिलिटी ऑफ डिज़ास्टर ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इससे एक्सीडेंट भी होते हैं। किसी जगह पे आई थिंक भोपाल है या कोई और जगह है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में गैस लीक हो गई थी, तो जितने भी लोग सो रहे थे रात में तो उन्होंने रेस्पिरेट कर लिया था, जो रेडिएशन एमिट हुआ था वो उन लोगों ने रेस्पिरेट कर लिया था, जिससे बहुत सारे कुछ लोगों की डेड हो गई थी, तो कुछ लोगों को डिसीज़ेस हो गई थी, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गई थी। और एक कहा जाता है कि आज भी इसके सिम्टम्स वहाँ के लोगों में देखे जाते हैं। शायद भोपाल में कोई और जगह है, लेकिन हुआ था ऐसा। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसको देखते हैं। इसमें हम वाटर इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, वाटर कह सकते हैं, वाटर इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। तो अब इसके स्कीमेटिक डायग्राम पहले देखते हैं। अब यहाँ देखें तो ये डैम है, डैम के पीछे वाटर रिजर्वायर है। अभी इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर। अब जब मैं ये स्लूइड गेट जो है उसको मैं खोल दूँगा, तो ये बहना चालू हो जाएगा पानी, ये बहेगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, टरबाइन रन होना चालू हो जाएगा। ऊपर जनरेटर से कनेक्टेड है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये ऐसे जनरेट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इको फ्रेंडली होता है। वाटर रिजर्वायर विथ पोटेंशियल एनर्जी, वाटर टर्बाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है अभी। वाटर रिजर्वायर, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले वाटर रिजर्वायर पोटेंशियल एनर्जी रहता है, फिर उससे टर्बाइन रन होता है, टर्बाइन रन से जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे भी वही है, पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, और पोटेंशियल एनर्जी रहती है जब वो फ्लो होना चालू होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी से टर्बाइन रन होता है, टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें वही है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। अभी हमने देखा कि इसमें फ्यूल नहीं बन होता है, इसमें नेचुरली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वाटर। फ्यूल बन नहीं होता है, जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट में देखा कोल बन होता है, दूसरे में यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब देखे हमने। तो इससे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, इससे डिसीजेज कॉज नहीं होती है,
रेस्पिरेटरी डिसीजेज, एयर पोल्यूशन ही कॉज, इससे एयर पोल्यूशन कॉज नहीं होता है। तो हमारा इसके एक और एडवांटेज है, हमारे पास सफिशिएंट वाटर है, डैम हमारे पास पूरा ओशन है भी, हमारे पास सफिशिएंट वाटर है। डैम के पीछे अगर पानी खाली भी हो जाता है तो जो बारिश होगी, इस साल बारिश होगी भर जाएगा, हम उसको एक साल इस्तेमाल करेंगे, फिर अगले साल बारिश होगी फिर भर जाएगा, फिर अगले साल बारिश होगी फिर भर जाएगा। इसलिए हम जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे तब। उसके डिसएडवांटेज ये हैं कि जो घर बनाते हैं ये डैम्स के रिजर्वायर्स के आसपास, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर कहीं पे डैम का लेवल जो है वो बढ़ गया, वाटर जो है बाहर से बहना चालू हो जाएगा, तब तो वो लोग बह जाएंगे, लाइफ लॉस होगी, प्रॉपर्टी लॉस होगी, वो लोग की जो खेत है वो सब फसलें बर्बाद हो जाएंगी, एरिया को पूरा ख़राब कर देगा, फ्लड जैसा वातावरण हो जाएगा। तो फॉरेस्ट जो है वो भी ख़राब हो जाएंगे, तो लैंड जो फर्टाइल है खेती बाड़ी के लिए। तो और ये फ्लो ऑफ वाटर, रिवर वाटर में है एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत बुरी तरह ये अफेक्ट करता है, उनके को बहुत टाइम लग जाता है सेटल होने में, इसलिए उनको मजबूरी में दूसरी जगह सबमर्ज किया जाता है, सेटल किया जाता है। अब मानो कि यहाँ से वाटर फ्लो होना चालू हो जाए ये डैम से, तो आप अगर यहाँ पे घर बनाएं और मान लो यहाँ पे वाटर फ्लो होना चालू हो जाए, डैम ओवरफ्लो हो जाए, तो क्या करोगे? तब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं वो क्या होता है। तो ये बहुत डेंजरस होता है। इसके आजू बाजू आपको घर नहीं दिखेगा, ये डैम्स के आजू बाजू। और मैं यहाँ पे डू यू नो करके दिया गया है कुछ प्लेसेस के नाम, यहाँ पे ये है प्लेसेस के नाम में स्टेडियम कैपेसिटी है, इनको आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए रख सकते हैं इसको। अब हम देखेंगे विंड से कैसे एनर्जी जनरेट की जा सकती है। अब हम जितनी विंड चाहें उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जो फैन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो एनर्जी भी ज़्यादा जनरेट होती है। इससे जनरेटर कनेक्टेड होता है, जनरेटर, तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो एयर आई, इसका देखते हैं अभी विंड मिल। अब देखो एयर आई, एयर से घूमना चालू हुआ, इसका गियर बॉक्स है, ये भी इसको हेल्प करते घूमने में, और तेज़ घूमते, फिर जनरेटर चालू, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, इको फ्रेंडली ये भी है। इसका सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इन विंड, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस। काइनेटिक एनर्जी विंड में आती है, काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन रन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर चालू होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जनरेटर एक नहीं दिया है, तो अभी आगे देखते हैं। विंड टर्बाइन हैज कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोमीटर टू और 7 मेगा किलोमीटर, दैट इज 7 किलोवाट, are commercially available depending on the wind velocity available at the site of installation. Wind turbine with specific capacity select the wind velocity at specific location depend on many geographical factor। मीन्स इसको हर जगह इंस्टॉल नहीं किया जाता, मीन्स इसको हर जगह नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आप अपने घर के सामने लगा लो, पूरी बिल्डिंग है और वहाँ पे आप इसको विंड मिल लगा लो, सोचोगे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे अपने घर में, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग से हवा स्लो चलेगी, तेज़ आएगी नहीं, तो विंड मिल घूमेगा नहीं। तो ये खुली जगह में लगाया जाता है, जैसे कि समुद्र के वहाँ सी शोर पे लगाया जाता है, जहाँ पे तेज़ हवा चले वहाँ पे लगाया जाता है, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है और इससे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी होती है। बहुत गुड सोर्स इसको माना जाता है, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। इनके विंड्स जो है वो साइज़ देख के लिए जाते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा कैपेसिटी में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ये थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। छोटा रहेगा तो एक ही घर को इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा, मैक्सिमम एक ही घर को इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा। और हम ब्लेड्स भी इसके साइज़ के हिसाब से ही लेते हैं, मीन्स अगर ये हम इतना बड़ा ये
इतना बड़ा लगा रहे हैं तो उतना बड़ा ब्लेड भी चाहिए। मीन्स अगर हमारा इतना बड़ा है और इतने बड़े ब्लेड लगा लें तो पॉसिबल नहीं है, घूमेगा ही नहीं जनरेटर, टरबाइन इसको रन ही नहीं कर, टरबाइन रन ही नहीं होगा, विंड एनर्जी नहीं जनरेट होगी। इतना बड़ा ये, इतना छोटा, इतना नीचे है ये और ये इतना बड़ा है आसमान तक, तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। और ये इतना बड़ा उसको छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा लगा तो भी नहीं होगा, घूमेगा ही नहीं। तो अब हम देखते हैं कि हम सोलार पावर इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट इलेक्ट्रिक चेंज कैन बी जनरेटेड इन टू वे। दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है सनलाइट को यूज करके। इन द अबाउ मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ड्राइवन बाय सम सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फॉर मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था। However, electrical energy can be generated directly from the solar radiation. सोलार से जो रेडिएशन निकलती हैं से हम बिना जनरेटर का यूज़ करे हम उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दिस हैपन सोलार फोटोवोल्टिक सेल में यही होता है। सोलार फोटोवोल्टिक सेल जो है सोलार एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। और सेकेंड मेथड ये है कि जो सोलार सेकेंड में जो सन से जो सोलार रेडिएशन निकलते हैं उनको पहले डायरेक्टली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो ये टरबाइन जनरेटर सिस्टम उसी से थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। अब हम सोलार फोटोवोल्टिक सेल देखते हैं। सोलार फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट द सोलार रेडिएशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलार फोटोवोल्टिक सेल जो सोलार एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसको सोलार फोटोवोल्टिक सेल इसलिए बोलते हैं, इसको सोलार फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। द सोलार एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन डीसी नेचर। दिस सोलार सेल आर मेड ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये सोलार सेल जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बनते हैं, जिनके मटेरियल सेमीकंडक्टर होते हैं। जहाँ पर सिलिकॉन है तो बहुत सारे हैं। A silicon solar cell of dimension 1 centimeter square generates current about 30 mA and potential difference कितना रहता है इन लोग का 0.5 वोल्ट रहता है। और सिलिकॉन सोलर सेल डायमेंशन 100 मीटर स्क्वायर जनरेट 3A मीन्स 3000 mm इक्वल्स टू 3A जो करेंटली 0.5 वोल्ट है। Remember the potential difference available from a solar cell is dependent of its area। जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो अवेलेबल रहता है सोलर सेल पे वो उनके एरिया पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे इसका मैप भी दिया है, इसको याद कर सकते हैं। इसे में पहला है फोटोवोल्टिक सेल, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी इन सनलाइट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। और हमें सोलर पैनल्स दिए हुए हैं। सोलर सेल से सोलर पैनल से फर्स्टली हम देखें तो इसमें 2 सेल्स हैं, उनको सीरीज़ में अरेंज किया गया है, 2 सेल से ही है। तो अब इसको चालू करते हैं, सोलर सेल स्टार्ट करते हैं अभी। इफ़ 2 सोलर सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज एज डाउन, ये फिगर में देखते हैं। If 2 solar cells are connected in series as shown in here, the potential difference obtained from this computation is addition of the potential difference of individual solar cell. However, the current generated from this combination is equal to the current from an individual cell. ये जो जनरेट हुए एक साथ में जो जॉइंट हुए हैं ये एक के इक्वल हैं। मीन्स अगर V है, V टोटल है तो V1 प्लस V2 होगा। V है तो ये इक्वल 1V1 प्लस V2 दोनों मिलेंगे तो 1 बनेगा। However, the current generated from this combination is equal to the current from an individual cell. It means that when solar cells are connected in series, currents from the individual cells are not added. ऐड ही नहीं होते करंट जब ये कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए तो प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है। इन सीरीज करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स आर नॉट एडेड। सिमिलरली एज शोन इन हियर
इफ़ टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में, ये अब इसकी बात हो रही है, connected in parallel, the current generated from this combination is the summation of the current from individual solar cells. However, the potential difference obtained from this combination is the same as the potential difference obtained from individual. यहाँ पे भी देखो तो प्लस यहाँ पे प्लस पहले वाले पे, यहाँ माइनस भी उसी पे, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, मीन्स ये भी वैसे ही है, लेकिन पैरेलल में थोड़ा अरेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और थर्ड डायग्राम में देखें तो इसमें सीरीज़ में अरेंज किया गया है। सीरीज़ में मैनी सोलर पैनल आर कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल टू जनरेट लार्ज नंबर, मतलब लार्ज नंबर में इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे किसी किसी सिटीज़ में किया जाता है, पूरी सिटीज़ को इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कुछ सिटीज़ में सोलर पैनल सीरीज़ में अरेंज है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमें तो यहाँ पे एक में 36 पैनल्स काउंट करके देख लो, 36 सोलर सेल्स जॉइंट है इसमें। जब एक सेल है उसको बोलेंगे सेल। जब बहुत सारे सेल्स हैं, सेल जॉइंट हो गए, ये सेल 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 ये सेल, तो ये सबको हम ये नहीं बोलेंगे कि 36 सेल है, 36 सेल वहाँ पे लगा है, वहाँ पे बोलेंगे पैनल। 36 सोलर सेल्स का एक पैनल होता है, वही है यहाँ पे। अब हम दूसरे डायग्राम में देखें सोलर सेल, तो सोलर एरे में कैसे होता है। मैनी सोलर सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म सोलर पैनल्स। द सोलर पैनल्स कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम अ सोलर स्ट्रिंग and many solar strings connected in parallel from a solar array. As we can obtain as much electrical power is needed, चाहे जितना चाहे इलेक्ट्रिकल पावर उससे obtain कर सकते हैं। तो they are used in application which need marginal power. Calculators that run on solar energy to power station of megawatt capacity पे सर से इसमें मॉड्यूल है। एरे देखो स्ट्रिंग, एक सोलर सेल से मॉड्यूल बना, से स्ट्रिंग बना, चार सोलर सेल्स लगे, पैनल्स, फिर उससे एरे बना, ऊपर 4 नीचे 4। अब इससे एनर्जी कैसे जनरेट होती है वो देखते हैं। सोलर सेल से, पैनल से बैटरी होगी, उससे वहाँ पे इन्वर्टर से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर। ये था कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय सेल्स टू एसी फॉर्म बाय यूजिंग इन्वर्टर। तो हम तो सोलर फोटोवोल्टिक स्टेशन का स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। ये सी दैट मैनी सोलर पैनल्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट वॉट एवर एनर्जी वी नीड एज शोन इन फिगर। अ ट्रांसफार्मर देखे तो यहाँ पर है, इन्वर्टर भी यहाँ पर है, ट्रांसफार्मर भी यहीं पर है। वोल्टेज एंड करंट लेवल जनरेटेड पावर एंड देन इट फेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज अ स्कीमेटिक डायग्राम सोलर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन। ये अब इसको हम देखते हैं। ये सन है, इससे पैनल पे सोलर रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन सोलर पे, तो ये इससे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म सब पे रेडिएशन पड़ रहा है। इन्वर्टर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके थर्मल एनर्जी जनरेट होता है, उससे पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इससे अब नेक्स्ट है इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विदाउट एनी फ्यूल कंबशन, सो विदाउट एनी एयर पोल्यूशन। इससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होता, फ्यूल भी नहीं लगता इसमें। Since the energy is generated during solar radiation, solar cell can generate electricity during daytime only. इसको हम रात के समय यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें रात के समय हम यूज़ नहीं कर सकते, ओनली डे टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डे में ही सन रहता है, रात में तो मून रहता है। किसी ने रात में सन देखा है तो कमेंट करके बताना। इसलिए हम इसको सिर्फ डे में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 12 घंटे। ओके, नेक्स्ट है सोलर थर्मल पावर प्लांट।
We have seen that thermal energy generated from coal and nuclear fuel can be used to generate electricity. Thermal energy can also be generated from solar radiation and can be used for electricity production. Different stages in solar thermal power plants are shown in सोलर थर्मल पावर प्लांट्स का भी देखते हैं. इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते पहले. Many reflect and concentrate solar radiation on observer. Thus solar energy is converted into heat energy. अब यहाँ पे सन है, सोलर एनर्जी पड़ रहा है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये स्टीम जनरेट हो रहा है, वाटर हो रहा है, वाटर यहाँ से जा रहा है, ये एकदम गर्म हो गया इससे रेडिएशन से, ऑब्जर्व हो रहा है, हॉट वाटर है, ऑब्जर्वर एकदम गर्म हो गया, वो स्टीम बन गया है, स्टीम से वहाँ टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से जनरेटर से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये मतलब ये सी का है लेकिन ये ऐसे में है, इसको दूसरे एंगल से दिखाया गया है. अब यहाँ इसको देखते हैं, सोलार है, यहाँ पे पानी, यहाँ से पानी जाता है, पानी जो जा रहा है वो एकदम हीट हो गया सोलर रेडिएशन से, एकदम गर्म हो गया, सोलर सेल्स हीट हो गया, वो स्टीम में जनरेट हो गया, स्टीम से काइनेटिक एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, टरबाइन में जाएगा, इससे टरबाइन रन होगा, टरबाइन घूमना चालू हो जाएगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. जो पानी बच जाएंगे, जो पानी बचे हुए होंगे वो कंडेंसर से कूलिंग टावर से पंप से वापस से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा. ये था स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट. तो इनकी वही है, कॉन्सेंट्रेटर ऑफ कलेक्टिंग सनलाइट पर कलेक्ट होके जो पैनल्स रहते हैं एकदम गर्म हो जाते हैं, वो हॉट हीट को एकदम वाटर को एकदम हॉट कर देते हैं. ऑब्जर्विंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट स्टीम टर्बाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड. तो हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म होता है, बहुत टाइम लग गया.